Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें Tally IP9 का चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंट टर्म्स का पार्ट 3 कंटेन करना है। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में हमने स्टॉक तक पढ़ लिया था। स्टॉक तक नहीं, हमने सेल रिटर्न तक पढ़ाई कर ली थी। ठीक है, सो आज हमें क्या करना है, स्टॉक से आगे इस चैप्टर को ख़त्म करना है आज की इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि स्टॉक क्या होता है। ठीक है, तो स्टॉक का मतलब होता है सामान का ग्रुप। मीन्स एक बहुत सारा सामान अगर किसी जगह पे रखा हुआ है, किसी जगह का मतलब ये होता है जैसे किसी कंपनी में रखा है बहुत सारा सामान बेचने के पर्पज़ से। ठीक है, उसी को आप क्या बोलोगे, स्टॉक बोलोगे। ठीक है, एक बार और समझिए स्टॉक क्या है। अगर बहुत सारा सामान किसी कंपनी के द्वारा बेचने के लिए रखा गया है तो उसी सामान को हम क्या बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए इस डेफिनेशन में क्या लिखा है, स्टॉक इज़ द टेंजिबल एसेट्स। स्टॉक क्या है, एक टेंजिबल एसेट्स है हेल्ड बाय एन एंटरप्राइजेस, जो कि किसके द्वारा रखा गया है, एंटरप्राइजेस या कंपनी के द्वारा। किस पर्पस के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, समझ में आया आपको स्टॉक क्या है। अब ये चलिए जानते हैं यहाँ पे स्टॉक कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो स्टॉक है आपके 2 टाइप्स के हैं। पहला है आपका ओपनिंग स्टॉक, दूसरा है क्लोजिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, जरा वो समझने की कोशिश करिए। ओपनिंग स्टॉक उसे कहते हैं जब आपका बिज़नेस शुरू होता है। जैसे हमारा जो बिज़नेस होता है, जैसे कि हमारा जो बिज़नेस है उसमें 2 डेट होती है। एक पहली डेट होती है 1 अप्रैल 2020 कह लो अभी। ठीक है, मीन्स 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का हम लोगों का नया साल चलता है। मीन्स जैसे आप कह सकते हो, जैसे आप लोगों के लिए क्या होता है, नया साल 1 जनवरी से लेकर 1 दिसंबर तक का होता है। उसी तरह से जितने भी अकाउंट्स के स्टूडेंट्स होते हैं या फिर अकाउंटिंग करने वाले लोग होते हैं, उनका नया साल शुरू होता है 1 अप्रैल से और ख़त्म होता है 31 मार्च पे। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक वो स्टॉक होता है जो 1 अप्रैल को हो। ठीक है, मीन्स आपका साल शुरू होते वक्त जितना सामान है आपके पास वो होता है ओपनिंग स्टॉक, और वही साल अगर ख़त्म हो जाए तब आपके पास कितना स्टॉक बचा है उसे हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझिए। ओपनिंग स्टॉक का मतलब ये है जब आप अपने बिज़नेस को शुरू करते हो, मीन्स आपका जब बिज़नेस का फर्स्ट न्यू ईयर शुरू होता है। मीन्स जब आपके बिज़नेस में 1 अप्रैल आता है, 1 अप्रैल से 1 अप्रैल को आपके पास जितने गुड्स पड़े हैं, जितना सामान पड़ा है, उसी सामान को बोलोगे ओपनिंग स्टॉक। और जब 31 मार्च आती है, मीन्स जब अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म होता है, तो उस समय जितना सामान आपके पास पड़ा है बेचने वाला, उसी सामान को आप बोलोगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब चलिए जानते हैं ट्रेड रिसीवेबल के बारे में। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल क्या है, तो यहाँ देखिए क्या लिखा है इसका डेफिनेशन। इट इज़ द अमाउंट रिसीवेबल फॉर द सेल्स ऑफ गुड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ट्रेड रिसीवेबल क्या है आपका, जब आप सामान बेचते हो और उस सामान से जो पैसे आपको मिलते हैं उसी पैसे को आप बोलोगे ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, अब जरा इसकी क्लासिफिकेशंस के बारे में जानते हैं, ट्रेड रिसीवेबल की क्लासिफिकेशंस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ देखो इसकी 2 क्लासिफिकेशंस है। पहला है डेटर, दूसरा है बिल रिसीवेबल। अब समझिए डेटर क्या होता है। डेटर वो पर्सन होता है जिसे आप उधार में सामान बेचते हो। ठीक है, डेटर कौन होता है, जिसे हम उधार में सामान बेचते हैं। जैसे कि आपने मेरे को सामान बेचा उधार में, तो मैं आपका क्या कहलाऊंगा, डेटर कहलाऊंगा। ठीक है, सो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि डेटर कौन है। डेटर वो पर्सन है जिसे आप सामान उधार में सेल करते हो। ठीक है, अब जो है दूसरा समझिए बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल क्या होता है जरा वो समझिए। जैसे कि आपने क्या किया, डेटर को उधार में सामान बेच दिया। ठीक है, आपने किसी पर्सन को उधार में सामान बेचा तो वो क्या कहलाएगा, आपका डेटर कहलाएगा। लेकिन जो डेटर होता है आपका, वो आपको
एक बिल रिसीवेबल देता है। बिल रिसीवेबल का मतलब एक लेटर देता है और उस लेटर में ये लिखा होता है कि जो मैं आपकी पेमेंट है, उधार में जो मैंने आपसे सामान खरीदा है, उसकी पेमेंट मैं इस तारीख को दूंगा। तो वो लिख करके वो आपको बिल रिसीवेबल दे देता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ देखिए लिखा है ना, बिल रिसीवेबल मीन्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय अ डेटर द अमाउंट ऑफ विच विल बी रिसीव्ड ऑन द स्पेसिफाइड डेट। ठीक है, सो आई थिंक समझ गए होंगे बिल रिसीवेबल क्या है। बिल रिसीवेबल एक तरीके का लेटर है जिसमें क्या लिखा होता है, डेटर के द्वारा ये लिखा होता है जो आपकी पेमेंट करनी है मैं इस तारीख को करूँगा। ओके, सो आई थिंक आप समझ गए होंगे ट्रेड रिसीवेबल क्या है, डेटर क्या है और बिल रिसीवेबल क्या है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है इसमें ट्रेड पेएबल। ये ठीक इसका उल्टा है। ट्रेड पेएबल का मतलब जो सामान हम खरीदते हैं और उसके रिस्पेक्ट में जो हम पैसे देते हैं, उसी पैसों को आप क्या बोलोगे, ट्रेड पेएबल। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो ट्रेड पेएबल है इसकी भी टू क्लासिफिकेशंस है, जो उसको समझिए। पहला है यहाँ पे क्रेडिटर। सो क्रेडिटर कौन है? क्रेडिटर वो व्यक्ति है जिससे कि हम उधार में सामान खरीदते हैं। ठीक है, समझ गए आप क्रेडिटर क्या है? क्रेडिटर कौन है? क्रेडिटर वो व्यक्ति है जिससे कि हम उधार में सामान खरीदते हैं। जैसे कि अगर आपने मुझसे उधार में ये कोर्स खरीदा होता तो मैं आपका क्या बन जाता, क्रेडिटर बन जाता। ठीक है, सो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि क्रेडिटर कौन होते हैं। ठीक है, अगला है यहाँ पे बिल पेएबल। ये भी ठीक इसी का उल्टा है। यहाँ पे क्या लिखा है, बिल पेएबल मीन्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज द अमाउंट ऑफ विच विल बी पेएबल ऑन द स्पेसिफाइड डेट। अब बिल पेएबल मैं आपको दूंगा कि आप मेरे को इस डेट को आप मुझे पैसे पे करोगे। ठीक है, सो मैं आपको बिल पेएबल दूंगा जिसमें क्या क्या लिखा होगा। एक लेटर होता है बिल पेएबल जिसमें ये लिखा होगा जो मैंने आपको सामान बेचा है, परचेज़ किया है, जो उसकी पेमेंट आप कब करोगे। ठीक है, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बिल पेएबल ठीक इसी का उल्टा है। जैसे जो बिल रिसीवेबल है इसी का ठीक उल्टा बिल पेएबल है। ओके, सो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, गुड्स। गुड्स का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। गुड्स का मतलब होता है सामान, कोई सा भी सामान। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं, गुड्स आर द फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड। इट इज़ अ टर्म दैट अप्लाई टू ऑल द आइटम मेकिंग अप द सेल्स और परचेज ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, तो जो भी सेल्स और परचेज के करते हो आप बिजनेस में सामान को, उसी को आप गुड्स कहोगे। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, ये क्या है, द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। वह कॉस्ट होती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो डायरेक्ट कॉस्ट होती है जब प्रोडक्शन होते वक्त गुड्स और सर्विसेज पे लगाई जाती है। ठीक है, जैसे कि कोई सामान बनाते वक्त डायरेक्ट कॉस्ट जो आती है उसके ऊपर, उसी को आप क्या बोलोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे आपका बुक वैल्यू। ठीक है, अब बुक वैल्यू जो ध्यान समझिएगा, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका बुक वैल्यू। जैसे कि आपने क्या किया, एक लैपटॉप परचेज किया। ठीक है, आपने क्या किया, 1 जनवरी 2020 को एक लैपटॉप परचेज किया जिसकी कीमत क्या थी, 20,000 रुपये। ठीक है, तो आपने क्या किया, 20,000 का लैपटॉप परचेज करके अपने बुक में नोट कर लिया कि मैंने 20,000 का लैपटॉप खरीद लिया। अब अगले ही दिन उस लैपटॉप की कॉस्ट घट गई, 18,000 रुपये हो गई। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, आप अपने बुक में जहाँ पे आपने लिखा है 20,000, क्या आप उसे काट के 18,000 करोगे? नहीं। तो जो कॉस्ट आपने अपने बुक में लिखी होगी अकाउंट्स ऑफ बुक्स के अंदर कि मैंने इस समय 20,000 का लैपटॉप खरीदा, तो वो 20,000 रुपये क्या होगी, आपकी बुक वैल्यू होगी। और जो मार्केट में जो उसी लैपटॉप की जो प्राइस है 18,000 अगर हो गई होगी, तो आप उसे बोलोगे मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू अलग हो जाएगी और बुक वैल्यू अलग हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पे कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है लागत। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट आती है, जो लागत लगती है, उसी को आप क्या बोलोगे, कॉस्ट बोलोगे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे वाउचर। अब वाउचर क्या है, वाउचर इज एन एविडेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन।
वाउचर एक तरीके का बिजनेस एविडेंस है कि आपने कोई लेन देन करी है। जैसे कि अगर आप मुझसे कुछ खरीदते हो और उसके बदले में मैं आपको एक वाउचर दूंगा, ठीक है, जैसे आपको एक बिल दूंगा, जैसे आप मेरे को फ़ी पे करते हो तो मैं आपको क्या देता हूँ, फ़ी रिसिप्ट देता हूँ। तो देखो जैसे कि यहाँ लिखा है वाउचर इज़ एन एविडेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। एग्जाम्पल ऑफ वाउचर आर कैश मीमो, बिल, रिसिप्ट, डेबिट, क्रेडिट नोट्स। ठीक है, तो मैंने आपको क्या पे किया है, रिसिप्ट पे किया है। ठीक है, तो रिसिप्ट क्या है, एक तरीके का बिजनेस एविडेंस है कि हमारे बीच में क्या हुआ है, एक ट्रांजैक्शन हुआ है। ठीक है, सो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि वाउचर क्या है। ओके, अब जो जानते हैं यहाँ पे एंट्री। एंट्री आपको मैं बता दूं, एंट्री का मतलब वही होता है जब कोई ट्रांजैक्शन आप अपने अकाउंट्स ऑफ बुक्स के अंदर एंट्री करते हो, तो उसी एंट्री करने को ही यहाँ पे एंट्री बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे डिस्काउंट। स्टूडेंट्स, आपको डिस्काउंट तो पता ही होगा कि क्या होता है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर भी आपको डिस्काउंट बता देता हूँ। डिस्काउंट क्या होता है, जब हम कस्टमर को कोई किसी भी सामान में कुछ छूट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि 100 रुपये का सामान अगर 80 में देते हैं तो जो 20 रुपये बचे उसको हम क्या कहेंगे, डिस्काउंट कहेंगे। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देखिए इसकी डेफिनेशन में लिख रखा है मैंने, व्हेन कस्टमर्स आर अलाउ एनी टाइप ऑफ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स बाय द बिजनेस और फ्रॉम द अमाउंट पेड बाय द कस्टमर इज कॉल्ड डिस्काउंट। ठीक है, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया डिस्काउंट क्या होता है। अब जो यहाँ पे देखिए डिस्काउंट भी 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है आपका ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा है कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट तब दिया जाता है अगर आप सामान को उधार में खरीद रहे हो। ठीक है, जैसे आप किसी से सामान खरीद रहे हो उधार में, लेकिन बहुत सारा सामान खरीद रहे हो, होल सेल में बल्क में सामान खरीद रहे हो, ज़्यादा सामान खरीद रहे हो इसका मतलब। ठीक है, तब आपको दिया जाएगा ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, जब आप ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाएगा, जब आप ज़्यादा सामान खरीद रहे हो और साथ ही साथ क्रेडिट पे आप सामान खरीद रहे हो, मीन्स उधार में अगर सामान खरीद रहे हो या बेच रहे हो तब आप दोगे ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, लेकिन अगर आप छोटा सा एक सामान खरीद रहे हो और आप तुरंत पेमेंट कर रहे हो तो उसी समय जो आपको डिस्काउंट दिया जाता है उसे हम बोलेंगे कैश डिस्काउंट। ठीक है, सो आई थिंक समझ में आ गया होगा डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट, डिस्काउंट कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। अब चलिए सीखते हैं, नेक्स्ट है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कौन होता है बताइए, मैंने आपको पहले ही बताया था प्रोप्राइटर कौन होते हैं। प्रोप्राइटर होते हैं ऑनर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन को जो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, डेप्रिसिएशन आखिरकार होता क्या है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, उस एग्जांपल से आप समझ जाएंगे कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि आपने क्या किया, एक लैपटॉप खरीदा मार्केट से 20,000 रुपीज़ का। ठीक है, लेकिन एक दिन या 2 दिन के बाद उसकी वैल्यू क्या हो गई, 18,000 रुपीज़ की हो गई, मीन्स उसकी वैल्यू घट गई। तो कितनी वैल्यू घटी उसकी, 2,000 रुपये घट गई। तो वही 2,000 रुपये आपके लिए डेप्रिसिएशन कहलाएगा। तो आई थिंक आप समझ गए कि डेप्रिसिएशन क्या है। जैसा कि इसकी डेफिनेशन में लिखा है, डेप्रिसिएशन इज़ अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स। क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है, एक तरीके का वैल्यू फॉल करता है। ठीक है, क्या करता है, वैल्यू को गिराता है। ठीक है, किस में से, एसेट्स में से। ओके, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपने 20,000 का लैपटॉप लिया लेकिन 2 दिन के बाद 18,000 का हो गया, तो 2,000 पे क्या हुआ, आपका डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। अब आइए यहाँ पे बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट कौन होते हैं जरा वो समझने की कोशिश करिए। जैसे कि इसमें आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया। ठीक है, आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया या फिर आपने किसी पर्सन को 10,000 रुपये उधार दे दिए। ठीक है, लेकिन उस कंपनी या फिर उस पर्सन के पास पैसे ही नहीं है कि वो आपको दे सके, और आप उससे उम्मीद छोड़ चुके हो कि वो मेरे को पैसे ही देगा भी या नहीं, क्योंकि आपके सामने दिख रहा है कि जो कंपनी है उसका दिवाला निकल चुका है, मीन्स कंपनी एक तरीके से ठप पूरी बंद हो चुकी है। तो आप जहाँ से अपनी उम्मीद छोड़ देते हो कि मेरे को वहाँ से पैसे आएंगे, तो वो पर्सन या वो कंपनी आपकी क्या बन जाती है, बैड डेब्ट बन जाती है। ठीक है,
सो आई थिंक आप समझ गए कि बैड डेप्ट क्या होते हैं। ओके, अब जानते हैं इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट कौन होता है? इंसॉल्वेंट वो कंपनी होती है या वो पर्सन होते हैं जो अपने डेप्ट्स को पे करने की पोजीशन में नहीं होते हैं। ठीक है, मीन्स अपने खर्चों को दे नहीं सकते हैं। ठीक है, और सॉल्वेंट कौन होते हैं? जो अपने खर्चों को दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है सॉल्वेंट इज अ पर्सन और एंटरप्राइज विच इज इन अ पोजिशन टू पे इट्स डेट्स। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट के अंदर जितनी भी आपने 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक की जितनी भी आपने ट्रांजैक्शन की होती है, सभी का समराइज्ड रिकॉर्ड वहाँ पे होता है। उसमें ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि आपके पास एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी है, कैपिटल कितना है, कितना आपका प्रॉफिट है, कितना लॉस है। ये सारी चीज़ कहाँ होती है? बैलेंस शीट के अंदर होती है। ठीक है, अब एक दो चीज़ें और आप ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो हम लोगों का अकाउंटिंग बच्चों का जो न्यू ईयर चालू होता है वो कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से। ठीक है, 1 अप्रैल से। ठीक है, तो आप इसे याद रखोगे। कोई भी अकाउंटिंग ईयर जब चालू होता है तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और कब ख़त्म होता है? 31 मार्च तक। कब? 31 मार्च को ख़त्म होता है। ठीक है, तो आप इसे हमेशा याद रखोगे। अब एक मैं आपको इसके ऊपर एक एग्जांपल भी देता हूँ, जो वो सुनिएगा। आपने कभी नोटिस किया है कि जो आपके स्कूल्स हैं, जैसे बच्चों के स्कूल होते हैं, वो 1 अप्रैल से ही क्यों शुरू होते हैं? 31 मार्च को देखो ख़त्म हो जाते हैं। मार्च में ही देखो पेपर होते हैं और 1 अप्रैल को नया सेशन चालू होता है। तो वो भी इसीलिए होता है क्योंकि 1 अप्रैल को उनका नया सेशन इसीलिए चालू होता है क्योंकि अकाउंट्स के अंदर ये बोला गया है कि 1 अप्रैल को ही आपका नया सेशन चालू होगा और 31 मार्च को ही आपका नया सेशन जो आपने 1 अप्रैल को चालू किया है वो बंद होगा। ठीक है, अब इसके बारे में हम आगे भी काफ़ी सारी चीज़ें जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक दो चीज़ें और हम जान लेते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर को हम जानते हैं, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है और असेसमेंट ईयर क्या होता है। ठीक है, तो जरा देखो फाइनेंशियल ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है। अभी देखो, अभी आज मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ, जैसे कि अभी हम आज, जैसे आप समझ लो आज तारीख है 5 सितंबर। ठीक है, आज कितनी तारीख है, जैसे समझ लो आप 5 सितंबर तारीख है। ठीक है, तो अभी फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? अब 5 सितंबर 2020 चल रहा है। अभी समझिए आप क्या चल रहा है, आज 5 सितंबर 2020। लेकिन अगर मैं आज आपसे पूछूं कि फाइनेंशियल ईयर क्या है, तो आप मुझे बताओगे फाइनेंशियल ईयर जैसे कि अभी कब शुरू हुआ होगा? 1 अप्रैल को शुरू हुआ होगा। एक तारीख को शुरू हुआ होगा, 1 अप्रैल को 2020 में। ठीक है, और ये ख़त्म कब होगा हमारा ये वाला ईयर? 31/3 कब ख़त्म होगा? 31/3/2021 में ख़त्म होगा। ठीक है, तो आपका फाइनेंशियल ईयर क्या कहलाएगा? 2021। ठीक है, क्या कहलाएगा? 2021। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस समय में अभी फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, तो आप बताओगे क्या? 2021। ठीक है, अब जो है जानिए असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर 1 साल आगे मतलब चलता है, तो असेसमेंट ईयर आपका क्या बन जाएगा? 21-22। क्या बनेगा? 21-22। ठीक है, सो आई थिंक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो भी टेंशन की कोई बात नहीं है, इसको हम आगे और भी अच्छे से सही तरीके से कंटेन करने वाले हैं। ओके, सो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। सो इसके आगे की एजुकेशन को नेक्स्ट वीडियो में कंटेन करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।